जेई मेंस अगला क्वेश्चन जेई मेंस का 28/1/2026 को इवनिंग टाइम पर जो यानी कि कल जो पेपर हुआ था उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है क्या है वो देखते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का। इसमें कहा गया है एमंग द फॉलोइंग स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीज CO3 प्लस number of isoelectronic species are in N. N is the number of moles of AgCl obtained by the reaction of excess of। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन मैं देखता हूँ। देखिए सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकाल लूँ। देख लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान जिसमें होती है। स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीज एंड कोबाल्ट। इसका इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 21 24, इसका 21 होता है 21 होता है 24 होता है 25 होता है और 27 होता है। एटॉमिक नंबर तो आपको याद रहना चाहिए। इसमें कह रहा है 3 प्लस कर दिया है, मतलब 21 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। अरे 18 तो 20 21 और इसमें से भी या CR2 प्लस है CR2 प्लस है ये 22 बचेगा। 24 में 2 जाएगा 22। यहाँ क्या है Mn3 प्लस और 22 में से 3 जाएगा, सॉरी 25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा। यहाँ इस पर कितना चार्ज है 3 प्लस चार्ज है। 27 में 3 जाएगा तो 24 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान है। किसमें किसमें है, किसमें किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, एक इसमें है और एक इसमें है, दो में है। n बराबर हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो बोला है कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज 2। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 2 है तो कह रहा है n इज n मोल ऑफ AgCl, मतलब AgCl के 2 मोल लिए जाएंगे। n मोल ऑफ AgCl, AgCl का कितना मोल लिया है 2 मोल लिया गया है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है एक कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की तरफ देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है COEN ट्वाइस और NH3 इस टाइप का Cl3, ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स दिया है। तो देखिए अब अभी इसको मैं देखिएगा ये वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है, वर्नर थ्योरी का। तो कह रहा 2AgCl यूज हुआ है तो 2AgCl कितने 2AgCl मतलब 2Ag कितने Cl को निकालेगा 2 Cl को निकालेगा। अरे भैया 2Ag 2 Cl को निकालेगा, 2 Cl को निकालेगा 2AgNO3 का सॉल्यूशन बनाएगा। ये 2Ag इतने 2 Cl को निकालेगा 2AgNO3 से आप बनाएंगे तो यहाँ से 2 Cl को रिमूव कर देगा आप वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। 2 Cl के यहाँ से रिमूव कर देगा तो आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं COEN ट्वाइस NH3 और Cl2। पहले मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, बना के लिख सकता हूं, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं NH3 इस तरह से। कितने कितने Cl जो है कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे या कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो 2 Cl निकाल लिया है, जब 2 Cl कोऑर्डिनेशन निकाल लिया तो 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, 1 Cl अंदर होगा, 1 Cl अंदर होगा। यस 1 Cl अंदर होगा तो आप चाहेंगे तो इसको लिख सकती हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। हाँ इस पर हो जाएगा 2 प्लस 2 Cl माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेन कॉम्प्लेक्स हमारा ये बनेगा, मेन कॉम्प्लेक्स हमारा ये बनेगा और 2 Cl जो निकला हुआ है AgNO3 के साथ निकल Ag के साथ निकल जाएगा। अब हमारा मेन कॉम्प्लेक्स हमारा ये बन गया। तो इसको अब यहां से हम पहुंच सकते हैं, यहां से हम पहुंचेंगे आगे देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहां से देख रहा हूं COEN ट्वाइस NH3 और Cl।
2 प्लस होगा, 2 प्लस, हाँ 2 प्लस होगा। सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा इसमें? सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो है इसमें CO होगा। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो देखो बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो इसको X मानते हैं, X प्लस इसका 0 होता है, अमोनिया का भी 0 होता है, और Cl का होता है -1 इक्वल टू 2 प्लस 2 मान लीजिए। X -1 इक्वल टू 2, X इक्वल टू 2 प्लस 1, X इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा CO का, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो मैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं, लिख लिए होंगे। मैं आगे अगला क्वेश्चन और करने जा रहा हूं इसमें। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो इसमें कितना कंसेप्ट लगाया हुआ है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप। पूछा है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो T2G मतलब CFT में आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही आता है। तो हम यहाँ से फिर से अगर इसको देखेंगे, देखो सेंट्रल एटम जो है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO को 3 प्लस मीन्स जो हो जाएगा, CO का होता है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप लिखेंगे 3D7 4s2 होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गायब करना है? यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना है। 3 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे तो हो जाएगा 3D6 4s0। अब यहीं से हम देख लेंगे, यहीं से हम अपना देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। D6 है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 2 पार्ट में टूटता है T2G और Tg में 1 2 3। ये T2G है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G है, और यह क्या है? Eg है, वेरी सेंटर है। अब देखेंगे इसमें जो है En और NH3 दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। लिगेंड का नेचर जो होता है, En का चाहे बात करें NH3, 3D सीरीज में रह के, या 3D सीरीज में रह के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनों की D6 की जो है पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, पेयरिंग 1 2 2 4 2 6। तो हम कह सकते हैं, इसमें पूछा गया T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो T2G में इलेक्ट्रॉन जो होंगे 6 होंगे। आंसर जो हमारा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G हो जाएगा बच्चों 6। ये हमारा आंसर होगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। बढ़िया से बच्चे सब, देखो इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत बच्चों का भाग्य है कि बहुत बढ़िया से बच्चे याद करके आ रहे हैं। उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, आकाश वाले भाई लोग इतना मेहनत करके बढ़िया से पेपर को सेट करके दे रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक क्वेश्चन मिला था, मुझे अच्छा लगा है, मैं बना दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट विथ मोस्ट एंड लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ अमंग द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या दिया है? सोडियम दिया है, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हम कह सकते हैं इन सभी में ये मेटल है, और ये लोग नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं। क्लोरीन भी नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर तो यही दिखाया गया, सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट में Na प्लस होता है। आप कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2 8, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होगा। अच्छा, इन लोगों को छोड़िए, इसमें देख लीजिए सबसे सबसे लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर इसी में होगा। मोस्ट सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसमें होगा, सबसे लिस्ट इसमें होगा, सबको मालूम है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, 2,9। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस वैलेंस, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम पूछा है। तो जो दोनों का सम होगा, सम होगा 1 + 7 दैट इज 8 होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ क्या है, उसको भी बताता हूँ।
अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का फिर से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। करा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन है? तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं, डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब n की वैल्यू 0 होता है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 जो भी हों आ जाते हैं, वो पैरा होता है। पैरा होता है, ये डाया होता है। तो हम जानते हैं, देखो मैग्नीज का हम बात करते हैं Mn का, इस पहले में देखते हैं Mn Br4 माइनस में, Mn Br4 माइनस में, और हम देखते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉन मैग्नीज है, इसको हम x मानेंगे 4 इंटू -1, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं -2, x इक्वल टू x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, दैट इज x इक्वल टू +2। अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है, 3d5 4s2 होगा, दो इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे, 3d5 4s0 होगा। अब देखिए ध्यान से, Br जो है ब्रोमीन, जो भी हैलाइड आयन होते हैं 3d सीरीज में, 3d सीरीज के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, तो पेयरिंग नहीं होगी, डू नॉट, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगा। तो इसमें आप चाहे तो देख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, यस में देखिए 3d5 है, 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। उसी तरह Cu में देखते हैं, Cu 6 में देखते हैं, ये बढ़िया, ये भी, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। Cu2 प्लस देख लेते हैं, Cu2 प्लस में देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, इसका होता है Cu का हम बात करें, Cu की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 29, 3d10 4s1 होता है, और दो इलेक्ट्रॉन गायब करने की बात कर रहा है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, 3d9 4s0। तो हम d9 का मतलब होता है, d9 को हम इसी तरह भी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। NiCN जो होता है 3d सीरीज के साथ, Cn जो होता है आयनाइड स्ट्रांग फील्ड की तरह काम करता है, निकिल, यह हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3d8 4s0 हो जाए, मैं बढ़िया बता दे रहा हूँ, चलिए इसको बढ़िया बता दे रहा हूँ। इसमें देखते हैं, यहाँ देख लीजिए NiCN4, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत हमेशा आता रहता है, हमेशा आता रहता है। इसका होता है एटॉमिक, इसका x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, निकिल के ऊपर 2 प्लस रखिएगा, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3d8 4s2 होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करेंगे, 3d8 4s0 होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, Cn जो होता है, Cn माइनस 3d सीरीज के साथ स्ट्रांग फील्ड की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, समझ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। तो 3d सीरीज के अकॉर्डिंग बना लीजिए, डी में बना लीजिए 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग कर लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 है, तो यह कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। हाँ। अगला क्वेश्चन हम केमिकल बॉन्डिंग से देखते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ, जो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन दिया है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से दिया है। सबसे पहले हम सब लोगों का स्ट्रक्चर बना के बताते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में ही बताएंगे। XiO3 का, XiO3 की बात करें हम, देखिए XiO3 की बात करें हम, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है जेनान है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 4 6 8। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है, दो दो बांध के थ्रू जुड़ता है,
समझ रहे हैं? दो दो बांड के थ्रू जुड़ता है। तो अब सिर्फ हम एक ही सिग्मा बांड को लेते हैं, इसमें पाई बांड होता है, पाई बांड हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ सिग्मा बांड कितना होगा, 3 होगा और लोन पेयर 1 होगा। दोनों दोनों को जोड़ेंगे तो स्टेरिक नंबर 4 आएगा, जिसके लिए हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो sp3 जो इसका ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है, बट अगर शेप की बात करें, शेप तो इसका शेप जो होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो पिरामिडल के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा, लोन पेयर को ऊपर बैठा दीजिएगा ऐसे, और जो ऑक्सीजन है ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल पिरामिडल हाइब्रिडेशन sp3 होता है। दूसरा अगर हम बात करें XiF2 ये नाम के कंपाउंड की, XiF2 की, XiF2 की, तो ये नाम सेंट्रल मेटल है। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 2 8, 2 4 6 और 8। 2 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन खा लेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बचेगा लोन पेयर बचेगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आसान है, ये लोन पेयर है। तो सिग्मा बांड यहाँ 3 है और लोन पेयर, सॉरी, सिग्मा बांड यहाँ 2 है और लोन पेयर यहाँ 3 है। जोड़ेंगे तो स्टेरिक नंबर आएगा 5, sp3d1 हाइब्रिडेशन होगा, और ज्योमेट्री जो आपकी होगी ज्योमेट्री टीबीपी होगी, ज्योमेट्री टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, टीबीपी। तो देखिएगा इसमें लोन पेयर आने की वजह से, लोन पेयर जो आने की वजह से आप बना लीजिएगा शेप, ज्योमेट्री शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल एटम है आपका, आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाते चले आइए। तो जो सेंट्रल जो एटम होते हैं, एटम बेंट रूल के अनुसार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं, यानी चोटी पे बैठते हैं। तो फ्लोरीन जो है, दोनों फ्लोरीन एटम चोटी पे बैठेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनों का पेयर यानी लोन पेयर एक्सियल पे जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यह एटम नहीं होता है, एटम नहीं होता तो हम इसको ऐसे देखेंगे तो जनरली यह दिखने कह सकते हैं कि यह लीनियर शेप होगा, इसका लीनियर शेप होगा, इसका शेप लीनियर होगा। XiO2 F2 का देख लेते हैं, XiO2 का XiO2 F2 का देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं हम। तो आप 2 4 6 और 8, O2 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जेनान के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी क्लोरीन है, आप लिख सकते हैं। जहां डबल बॉन्ड बनाया उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई है, एक पाई है और एक सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा 4 लोन पेयर 1 जोड़ेंगे, स्टेरिक नंबर क्या आएगा 5 आएगा। sp3d1 हाइब्रिडेशन होगा, ज्योमेट्री टीबीपी होगी, ज्योमेट्री टीबीपी होगी, ज्योमेट्री इसकी टीबीपी होती है, ज्योमेट्री टीबीपी होती है। लेकिन अगर हम बात करें शेप की, लोन पेयर के आने की वजह से वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, शेप। तो देखिए हम ऐसे इसको लिखेंगे, मिटा दें इसको, समझ गए होंगे आप लोग, लिख लीजिएगा, इसको मिटा के हम बताते हैं आपको। देखिए ये हमारा है, ये हमारा है आंसर। तो किस टाइप का हो गया, कुछ इस टाइप का होगा, जेनान सेंट्रल एटम है, जेनान एक से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे जाएंगे, बाकी ये जो है दोनों को यहाँ रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। लोन पेयर यहाँ आएगा तो यह आपका शीशा शेप बनेगा, शीशा शेप बनेगा, शीशा शेप।
एक्स आई ओ एफ 4 का भी देख लेते हैं, एक्स आई ओ एफ 4 का देख लेते हैं। एक्स आई ओ एफ 4 का देख लेते हैं। कौन किससे मिला था? I3 माइनस का लीनियर होता है, इसको इससे मिला दीजिए। XiO3 पिरामिडल होता है, इसको इससे मिला दीजिए और बाकी XiO2 ये क्या है? XiO2 SF4 होता है, इसको इससे मिला दिए बस। ये ऑप्शन सही है, इसको बना लीजिए, चाहे इसको बना सकते हैं। स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, ये नाम सेंट्रल एटम है, 2 4 6 2 4 6 8। ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना के बना लो, हो जाएगा। चलो ठीक, ये लोन पेयर बचा हुआ है, तो आप देखो पाई है सिग्मा 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 लोन पेयर। सिग्मा कितना बाबू? एक एक दो तीन चार पाँच, 5 सिग्मा है, लोन पेयर एक है, बनेगा स्टेरिक नंबर आपका 6 आएगा, sp3d2 होगा। एक लोन पेयर होने के कारण इसका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन हाँ समय टाइम टेकन था, जिसको बहुत प्रैक्टिस रहेगा वही कर पाएगा। समझ रहे हैं? बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सही है, तो देखिएगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर हम देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर हम देखेंगे। तो देखिए एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। बट एच आई का साइज बड़ा होता है, वंडरवाल को अट्रैक्शन जो होता है बड़ा हो जाता है, इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, तो साइज ज्यादा बड़ा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर एच आई का होगा, फिर एच बी आर का होगा, फिर एच सी एल का होगा। ये बीपी आर्डर है, लगभग सभी लोगों का सही होगा। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, जो आया था उसको मिटा दें। तो कुछ ऐसे था, आर्हेनियस इक्वेशन से आया था, आर्हेनियस इक्वेशन से। तो क्या था क्वेश्चन, उसको भी बता दे रहा हूं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बच्चे लोग कलेक्ट करके लाए हैं। आकाश भाई लोगों की टीम जो है, इतनी बढ़िया टीम है जो इतना बढ़िया से पेपर कलेक्ट करके सोल्यूशन के साथ बता दे रहे हैं। सब लोग अपना आंसर मिला रहे हैं, मैं भी प्रयास किया हूँ कि इसका सोल्यूशन डालूं, तो सोल्यूशन जो भी है डाल रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे दिया है क्वेश्चन, स्लोप हम पढ़े हैं कि k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया है, लॉग k के बारे में और 1/t के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, ग्राफ बनाया है, और इसमें पूछा है स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप स्लोप पूछा है, थोड़ा मैथ लगाया गया है इसमें। स्लोप पूछा है और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पूछा, सी पूछा है। इसके हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम देखिए, हम ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं क्या होता है। देखिए अगर इनका लागतमी फंक्शन लेंगे तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। एल एन को लाग में अगर हम लिखते हैं 2.303 लाग के बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, 2.303 लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। 2.303 कॉमन लेके सब में काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो लॉग के इक्वल टू आएगा आपका लॉग ए माइनस ई ए अपॉन
2.303 RT 2.303 से डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं log k इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 R इंटू 1/t प्लस का log ए। तो देखिएगा इस टाइप का कुछ बन रहा है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ बन रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप बन रहा है, जिसका ग्राफ ऐसे होता था। ये वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, ऐसे बनता था। ऐसे पढ़े थे आप, कुछ नहीं करता है। तो यहाँ जो है आपका y की जगह पर log k है और यहाँ पर आपका है 1/t है, ये पूछा था। इसमें जो स्लोप की बात करेंगे हम, स्लोप जो होगा, स्लोप यम होगा, स्लोप आपका हो जाएगा माइनस ये अपान 2.303 R होगा। इंटरसेप्ट आपका होगा, इंटरसेप्ट, यह तो स्लोप है ना भाई, यही तो स्लोप है, यही स्लोप है, यही तो स्लोप मैं लिख रहा हूं। ये तो उसी टाइप का स्लोप ये है और इंटरसेप्ट ये है आपका, ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट को लिख सकते हैं। यही दिया था, उसमें से मिला लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। अभी क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, यही मिले हैं। एक क्वेश्चन और है, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हिंसबर्ग टेस्ट का दे रहा हूँ। हिंसबर्ग टेस्ट, रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा सा वीडियो पास करके हम क्वेश्चन लिख दूं आपका, बढ़िया क्वेश्चन था, उसको भी लिख दूं, हिंसबर्ग टेस्ट वाला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट से दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। हिंसबर्ग टेस्ट से दिया है, कह रहा है कौन सा कंपाउंड एल्कली के साथ डिजॉल्व नहीं होता, मतलब बेस के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। तो देखिए क्या क्या दिया है, एथेनामाइन, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एथेनामाइन, एन फिनाइल एनिलीन, एनिलीन। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है, हिंसबर्ग टेस्ट C6H5 SO2Cl 1 डिग्री एमीन के साथ 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करके वाटर में डिजॉल्व होगा। मैं थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 डिग्री एमीन, मैं इसको CH3NH2 थोड़ा सा बताऊंगा बच्चों। CH3NH2 मैं इसको इस तरफ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सही रहेगा। एनिल है, SO2Cl है और आप CH3NH2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, छोड़ के चला जाएगा Cl, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो HCl निकल जाएगा, HCl यहां से निकल जाएगा, बचेगा क्या, इसको मैं जैसे है वैसे लिख दे रहा हूं, SO2 ये हो जाएगा NaCH3। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, अगर नाइट्रोजन के पास रिएक्शन करने के बाद, हिंसबर्ग रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, अगर यह यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो यह डिजॉल्व होगा एल्कली के साथ डिजॉल्व होगा, घुलेगा। बाकी जहां यह हाइड्रोजन नहीं आता है वहां नहीं डिजॉल्व होगा एल्कली के साथ। तो सबका रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग, इसके साथ सबका रिएक्शन करा के देखेंगे किसमें फ्री हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, जिसमें आएगा वह डिजॉल्व होगा, जिसमें नहीं आएगा वो डिजॉल्व नहीं होगा। मैं देखता हूं कौन कौन है, तो देखेंगे हम एथेनामाइन में देखते हैं। एथेनामाइन में तो पहले को देखते हैं, पहले को देखेंगे, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। जिसमें इस तरह का हाइड्रोजन आएगा वह एल्कली के साथ डिजॉल्व होगा। अब इसमें देखते हैं एथेनामाइन, मैं यहाँ एथेनामाइन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एमीन है, एथेनामाइन मतलब एमीन है नाइट्रोजन के साथ,
नाइट्रोजन के साथ एथेनामाइन है, मैं इसको ऐसे बना ले रहा हूँ। CH3 दो कार्बन है, दो कार्बन बना लीजिए, उसमें क्या है 1 डिग्री एमीन बनेगा बस। अब देखिए मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह मैं इसको ऐसे लिख दूं EtNH2, मैं कुछ ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह देखिए आपका PH SO2 Cl है, यहां से जाएगा Cl निकालेगा एक हाइड्रोजन करेंगे तब भी यहाँ देखिए EtN के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, बाकी SO2 आपका है PH है, यहाँ हाइड्रोजन बात ये तो पानी में डिजॉल्व, सॉरी पानी में कर रहे हैं, एल्कली में डिजॉल्व होगा, तो ये तो डिजॉल्व होगा, तो इसको हटा दीजिए, इसको नहीं देखेंगे। यह देखो एन मिथाइल एनिलीन, इसको देखते हैं एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, तो एनिलीन का फार्मूला होता है बच्चों, बेंजीन बना के, अरे ऐसे बना लीजिए ना, चलिए मिथाइल बना लीजिए, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा। अब देखिए वहां उससे रिएक्शन करेगा, ध्यान से देखिए C6H5SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, यहां से PHSO2Cl के साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करने के बाद HCl निकलेगा। देखिए यहाँ नाइट्रोजन पे यहाँ नहीं बनेगा, ये इस तरह तो बनेगा नहीं, PHSO या N के साथ एक CH3 बचेगा, एक PH बनेगा, क्या है, हाँ ठीक है, सही सही है। देखो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन नहीं है, ये तो एल्कोहलिक के साथ डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व नहीं होगा, एल्कोहलिक के साथ डिजॉल्व नहीं होगा, ये वाला एक ये सही हो जाएगा। इसी तरह एन मिथाइल है, इसमें भी एन नाइट्रोजन के साथ दो बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, हाइड्रोजन फ्री नहीं मिलेगा, तो सी वाला होगा, इसमें तो नहीं, ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, थोड़ा उठाओ, इसमें नाइट्रोजन, इसमें फ्री हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं देगा, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये देखो इसमें भी रिएक्शन करने के बाद फ्री हाइड्रोजन नहीं बचेगा, डी है, और इसमें भी नहीं बचेगा, और ये तो देगा ही, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, और ई हो सकता है, ऑप्शन में दिया होगा बी डी ई, सही है, बी डी ई, बी डी ई, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। अभी और क्वेश्चन है, देखते हैं और क्वेश्चन बताते हैं, चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन था। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फिजिकल के बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसमें कैलकुलेशन में समय लगेगा, उसको भी अपलोड कर दे रहे हैं, देख रहा हूँ, इसको भी देख लो। नाइट्रो जो होता है, नाइट्रो ग्रुप रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, नाइट्रो कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ जुड़कर जो होता है डीएक्टिवेटिंग दिखाता है। डीएक्टिवेटिंग क्यों दिखाता है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, खींचेगा, यहाँ से जब खींचेगा इस पर आएगा प्लस चार्ज, आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, यहाँ आएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा बच्चों प्लस चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ ये जाएगा, घूमेगा इसी तरह, तो हमारे कहने का मतलब है रिंग पर आएगा यहाँ प्लस चार्ज, NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, माइनस से हम इफेक्ट है, फिर यहाँ इसको पूरा कमी को पूरा करेगा, आप इसको देख सकते हैं, फिर ये जाएगा घूमेगा, आएगा यहाँ जाएगा आपका, ऐसे कुछ बनेगा, पहले की तरह स्ट्रक्चर आ गया है, तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग जो होती है डीएक्टिवेट होती है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, NO2 यहाँ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो ऑप्शन होगा रिंग डीएक्टिवेटिंग, अगर एरोमेटिक में रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहां डीएक्टिवेटिंग होगा, वहां प्रसन्न नहीं रहेगा, कुछ दुखी हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, तो इसको डीएक्टिवेटिंग होगा, ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में।
बट इन केस ऑफ एक्टिवेटिंग कहाँ होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एराइल हैलाइड के साथ। तो ये वाला ऑप्शन अपना बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ए के लिए जो वेवलेंथ दिया है, ए के लिए वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर दिया है। बी के लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और सी के लिए वेव नंबर दिया हुआ है जिसको न्यू बार से लिखते हैं 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबको ये पूछा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सबके लिए पूछा गया है। क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये कहाँ गया क्वेश्चन? ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ पाया है, जैसे 21, 22, 23, 24 ये नहीं मिल पाया है, बच्चे लोग डाटा नहीं ला पाए हैं। फिर भी इतना मेहनत करके लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आकाश की टीम का बहुत बड़ा बात है कि भाई लोग इतना मेहनत करके तेजी से 1 घंटे के अंदर सोल्यूशन के साथ दे देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन कलेक्ट करना अच्छी बहुत बड़ी बात होती है, जो बच्चे याद करके आते हैं। इसको मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, इसमें एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एनर्जी। तो फार्मूला होता है E इक्वल टू, फार्मूला पढ़े होंगे, प्लांक रेडिएशन एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ होता है एच न्यू। यहाँ से निकाल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, यहाँ से निकाल सकते हैं। वैल्यू रखिएगा, सबको वैल्यू निकालिएगा, निकाल के देखते हैं तो क्या होगा। एच सी एच की बोलो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू है आप 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर बदल लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे 19.6 होगा। 19.6 इंटू, इसको सॉल्व करने पे आएगा 10 माइनस 10 माइनस, देख सकते हैं क्या होगा यार, गुणा करने पे क्या होगा, रुको गुणा करके देख रहे हैं। सिक्स 6.62 इंटू 3 19.86, चलो ठीक है। 19.86 इंटू ये हो जाएगा 10⁻26, 14 में हाँ 10⁻26 अपॉन 400, हम गुणाई करके देख लेते हैं। 10⁻9 ऊपर जाएगा 19.86 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, कर लेते हैं -7 26, 19.86 बाई 4 इंटू 10⁻-26 इंटू 10⁻7, सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं। मैं पूरा बढ़िया से कर रहा हूँ, कोई घबराइए मत। क्या है 19.86 डिवाइडेड बाई 4, समय नहीं है यार, 4.96 इंटू ये क्या होगा 26, 7 जाएगा 19 होगा, 16 में 7 9 10 माइनस 19 ना जूल आया है। चलिए देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कितना ए के लिए आया है, इसके लिए निकालते हैं बेटा, इसके लिए निकालते हैं बी के लिए। बी के लिए एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, न्यू कितना दिया है, कितना दिया है देख लेते हैं। एच न्यू, एच क्या है 6.62 इंटू 10⁻-34 जूल सेकेंड होता है। न्यू की वैल्यू कितना है 10 16, हाँ चालू करके देख लेते हैं। 6.62 इंटू
ये कितना होगा? 34 माइनस 16, 8 में से 18, 10 तो माइनस 18 जूल आ रहा है। बी के लिए आ रहा है और सी के लिए निकालिए। सी के लिए निकालिए, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं और में अरेंज कर लेते हैं। और में अगर अरेंज कर लेंगे 0.49 6 इंटू 10 तो माइनस 18। चलिए इस तरह देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। न्यू बार को हम कह सकते हैं वेव नंबर होता है। वेव नंबर होता है। न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। 1/λ होता है। कितने दिया है भैया? यह दिया सेंटीमीटर में। अरे वाह वाह वाह, कितना दिया? सेंटीमीटर इनवर्स दिया होता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको 1 सेंटीमीटर इनवर्स में मैं सॉल्व किया हूं। इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लो ना, इस तरह सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में सॉल्व करोगे तो आएगा आपका। मैं सॉल्व करके रखा हूँ, 1 सेंटीमीटर इनवर्स में 10, 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 10⁻², 10⁻² मीटर, यानी हो जाएगा 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या एच सी न्यू बार। मैं यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ भाई, देख ले रहा हूँ। ये E इक्वल टू एच सी न्यू बार होगा आपका, इक्वल टू एच सी न्यू बार 19.8 6 इंटू 10 टू द पावर, क्या रहा है? 10 टू द पावर -26 आ रहा है। न्यू बार की वैल्यू रखेंगे 10/6, 10/6 ये आ रहा 19.86 इंटू 10 20 माइनस 20 आ रहा है। तो यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 0.1986 इंटू 10 को माइनस 18। तो सबसे ज्यादा आ रही है वैल्यू हमारी, जो सबसे वैल्यू ज्यादा आ रही है बी की आ रही है। बी की इतनी आ रही है और एक इतनी आ रही है, उसकी कितनी आ रही है भैया? 0.19 सबसे ज्यादा बी की आ रही है। फिर ए की आ रही है, फिर सी की आ रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर देखे मिलाया क्या है भैया, देखते हैं। बी ए सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको आप लोग करिएगा। ऑर्गेनिक के डाटा ज्यादा नहीं मिल पाया है, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, तो जितना आया मैं किया हूँ। थैंक यू सो मच। कोई कमी होगी तो आप लोग बताइएगा।